अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ए अमरात चैनल में। रिसेंटली अर्जेंटीनियन एयरफोर्स के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं या अर्जेंटीनियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं जेवियर आइजक, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है एक इंटरनेशनल वेबसाइट को, जिसमें उन्होंने अपने फ्यूचर प्रोक्योरमेंट प्लान के हवाले से बात की है। यहाँ उन्होंने GF-17 थंडर के हवाले से बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं, तेजस के हवाले से और F-16 के हवाले से। इन पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोज़ को लाजमी शेयर भी कीजिएगा। तो उनसे जब पूछा गया तो मैं आपको पहले इसकी मेन हेडलाइंस बताता हूँ, उसके बाद मैं इन पर तफसील से बात करूँगा, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उन्होंने कहा कि F-16 जो हम लेने जा रहे हैं वो हमारे एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल नहीं है। वो जो अर्जेंटीना है वो C-130 एयरक्राफ्ट को एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स के तौर पर इस्तेमाल करता है, जबकि उन्होंने कहा कि F-16 उनके साथ कंपैटिबल नहीं है, जबकि GF-17 थंडर्स और हाल तेजस इन जहाज़ों के थ्रू रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने एक और बात की कि हमें मुस्तकबिल में और ज़्यादा फंड्स चाहिए होंगे ताकि हम मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, ताकि नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेने के साथ साथ हम उनके साथ हार्डन्ड शेल्टर्स और दूसरी चीज़ों को भी बना सकें। ना सिर्फ ये, जब उनसे मज़ीद इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा द स्टेडिएस्ट ऑप्शन इज़ नो डाउट GF-17 थंडर, कि जो GF-17 थंडर है इस वक्त सबसे विजिबल और बेहतर ऑप्शन यही है हमारे लिए। उसके अलावा कुछ दिन पहले एक और आर्टिकल शाया हुआ था, और ये जितने भी आर्टिकल होते हैं ये मैं उसी वक्त शेयर कर देता हूँ अपने ट्विटर हैंडल पर। तो अगर आपको रियल टाइम इन्फो चाहिए होती है तो आप ट्विटर पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। बाय द वे, उनका बेहतरीन जो इस वक्त हमारे पास ऑप्शन है वो GF-17 थंडर है। उसके बाद उन्होंने कहा F-16 और तेजस आते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा हमने GF-17 थंडर का मुकम्मल तौर पर एनालिसिस कर लिया है, इसको उड़ा कर देखा है, इसका मुकम्मल तौर पर मुआयना किया है, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं ये जहाज़ हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरता है और जितनी भी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हमें चाहिए ये उसको भी पूरा करके देता है। और उसके अलावा उन्होंने कहा जितना भी हमारा अब तक एनालिसिस है GF-17 का, उस हवाले से हम कह सकते हैं कि अभी तक GF-17 एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हाल तेजस को इस साल अक्टूबर से पहले हम एवेल्यूएट करेंगे। इससे पहले हाल तेजस में जो सबसे बड़ा मसला है वो इसमें ब्रिटिश मेड कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि अर्जेंटीना को जो सबसे बड़ा मसला है वो ब्रिटेन से ही है, यानी यूके से है। यूके के साथ उनकी इससे पहले फोकलैंड आइलैंड्स के हवाले से जंग भी हो चुकी है, तो यूके से लड़ने के लिए वो चीज़ें खरीद रहे हैं। यहाँ हाल तेजस में बहुत से ब्रिटिश कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन इंडिया ने ये दावा किया है कि हम ब्रिटिश कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि हम दोबारा तेजस को इस साल अक्टूबर से पहले देखना चाहेंगे। दूसरी तरफ जब उनसे F-16 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा F-16 एक अच्छा एयरक्राफ्ट है और US गवर्नमेंट अगर गारंटी देती है कि हमें F-16 ब्लॉक 50 तक दिए जाएंगे और उसके साथ साथ वेपन पैकेज वगैरह भी दिया जाएगा, और ये जो F-16 होंगे ये डेनमार्क के होंगे, मतलब कि सेकंड हैंड F-16 होंगे। इन F-16 में कोई भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार नहीं लगा होगा, और इस पर भी उन्होंने शक व शुबे का इजहार किया कि हमें BVR मिसाइल यानी AIM-120 मिसाइल भी मिलेंगे या नहीं। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने यहाँ ये भी चीज़ जाहिर की कि चूंकि रूस इस वक्त नेटो के खिलाफ है और नेटो में ऑब्वियसली पूरे का पूरा यूरोप आ जाता है, डेनमार्क यूरोप में मौजूद है। उन्होंने कहा कि डेनमार्क को तो इस वक्त खुद अपने F-16 की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, तो इस हवाले से डेनमार्क हमें F-16 किस तरह बेचेगा, ये भी एक कंसर्न वाली बात है। बहरहाल MiG-35 को भी उन्होंने कास्ट आउट कर दिया है। इस वक्त सिर्फ 3 कंपेटिटर्स हैं, GF-17, तेजस और F-16, जिनमें से GF-17 थंडर वो लीड कर रहा है। MiG-35 के बारे में उन्होंने कहा कि MiG-35 बहुत ही आला एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये बेसिकली MiG-29 पर बेस्ड है, और इससे पहले अर्जेंटीना को रशिया ने MiG-29 और अपने Su-30 जहाज़ ऑफर किए थे, लेकिन हाई ऑपरेशनल कॉस्ट होने की वजह से इन दोनों को ही कास्ट आउट कर दिया था अर्जेंटीना ने। बहरहाल अगर यहाँ बात की जाए तो MiG-29 की ऑपरेशनल कॉस्ट एक तो बहुत ज़्यादा है, MiG-35 की बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि रशिया की जो एक कम्प्लेक्स लैंडस्केप है, उसके अलावा रशिया के इस वक्त जो मसले मसाइल चल रहे हैं, तो ये मुश्किल होगा कि हम रशिया से कोई चीज़ खरीदें। ना सिर्फ ये, बल्कि ऑपरेशनल कॉस्ट भी देखी जाए तो तेजस की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो F-16 से भी ज़्यादा है और GF-17 थंडर से भी। मतलब GF-17 थंडर की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है $7,600 पर आवर है, F-16 की $10,000 पर आवर, जबकि तेजस की $12,000 पर आवर है, जो कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा महंगी है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो आप नए जहाज़ लेंगे ये कितनी तादाद में लेंगे, तो पहले एक यही एस्टीमेट था कि अर्जेंटीना 12 जहाज़ लेगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम कम अज़ कम भी 18 जहाज़ लेंगे, जो कि एक स्क्वाड्रन के बराबर हो
और ये उनका इनिशियल अभी एस्टिमेट है। उन्होंने कहा अगर मुस्तकबिल में हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद जहाज़ भी लेंगे, लेकिन अभी कम से कम हम 18 जहाज़ लेंगे। बहरहाल उन्होंने ये भी चीज़ वाज़ेह की कि हम अपने पुराने A4 एयरक्राफ्ट को रिटायर नहीं करने वाले। उन्होंने कहा कि जो पुराने जहाज़ हैं वो मेंटेन करना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें रिटायर कर दिया जाए। उन्होंने कहा GF-17 थंडर या कोई भी जो नया एयरक्राफ्ट हमारी एयरफोर्स का हिस्सा बनेगा वो भी हमारी एयरफोर्स में सर्व करेगा, उसके साथ साथ जो ये पुराने जहाज़ हैं ये भी सर्व करेंगे। अर्जेंटीनियन एयर चीफ ने इस चीज़ को भी वाज़ेह किया कि फ़िलहाल GF-17 थंडर लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट है, जबकि F-16 अनकम्पैटिबल है, कम्पीट नहीं करता। इस चीज़ को बहुत से इंडियंस गलत तरीके से पेश कर रहे हैं कि GF-17 थंडर लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट है। लॉजिस्टिक का सिंपल सा मतलब है कि उन्होंने कहा कि GF-17 थंडर में जो एक मसला हमें आ सकता है मुस्तकबिल में, वो इसकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, क्योंकि चाइना ने अभी तक कोई भी फाइटर जेट्स बड़ी तादाद में दुनिया को बेचे नहीं हैं, जबकि रशिया और अमेरिका ने तो बेचे हैं। तो रशिया और अमेरिका के साथ और ओवरऑल वेस्ट के साथ ही ज़्यादातर इससे पहले अर्जेंटीना की कोऑपरेशन होती थी। ये पहली दफ़ा वो चाइना के साथ इन्हें बड़े पैमाने पर कोऑपरेट कर रहे हैं और असल में वो चाइनीज़ कैंप की तरफ अब जा चुके हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि चाइना किस तरह हमारे साथ कोऑपरेट करता है, चाइना किस तरह मुस्तकबिल में हमें स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि अभी तक चाइना के जो फाइटर जेट्स हैं वो बिके ही नहीं हैं सवाए GF-17 थंडर के, और अब J-10C के हवाले से भी कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। ओवरऑल उन्होंने GF-17 थंडर पर इत्मीनान का इजहार किया, 2-3 दफ़ा मेंशन भी इस इंटरव्यू में किया कि इसका जो हमारे पास ओवरऑल एनालिसिस हमने किया है, इसको ओवरऑल जो ओवरव्यू है GF-17 थंडर का वो बहुत अच्छा है, हम इससे मुतमिन हैं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक सपोर्ट हमें देखनी पड़ेगी कि चाइना किस तरह प्रोवाइड करता है। GF-17 थंडर जो इनको दिए जाएंगे उनके साथ PL-12 मिसाइल दिए जाएंगे और ड्यूल इजेक्टर रैक्स, मतलब GF-17 थंडर एक वक्त में 4 BBR मिसाइल कैरी करेगा, और इसके जो ऑलमोस्ट 80% पार्ट्स होंगे वो वही होंगे जो पाकिस्तान के GF-17 थंडर ब्लॉक 3 यूज़ करेंगे, जबकि कुछ 10 to 20% तक पार्ट्स ऐसे होंगे जो कि अर्जेंटीनियन एयरफोर्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसमें लगवाएगी। तो असल में वो उन 10 से 20% जो पार्ट्स हैं उनके बारे में थोड़े से कंसर्न का इजहार करते हैं कि चाइना हमें ये प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर चाइना की कोई जंग लगती है तो ज़ाहिर बात है तब मसला बनेगा। लेकिन ये भी चाइना पर फिर मुनहसर हो जाएगा कि चाइना इन चीज़ों को किस तरह मेंटेन करता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।